गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जून पर पहुंच चुके हैं। हैप्पी योगा डे टू एवरीबडी। द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में जानेंगे, कोआला स्पीसीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पर दूधगंगा प्रोजेक्ट, यूनाफोर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑस्मोसिस एनएचआरसी को डिस्कस करते हुए हम दक्षिणेश्वर टेम्पल पर चलेंगे, गेन ऑफ फंक्शन, आईसीजे एंड फाइनली आईएमएफ को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप हिंदू एनालिसिस जो कि सेकंड चैनल के ऊपर आता है उसे एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज दिस हिंदू एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर द मेंस एंड द इंटरव्यू ऑल्सो। समर 50 कोड को यूज कर सकते हैं बिकॉज समर डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, तो आप 100 डेज 200 डेज वेरियस सीरीज के अंदर आप एनरोल करा सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को यहाँ पर सेट करें बिकॉज यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है और आपको कोशिश यही करनी है कि 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर करके यहाँ पर लेकर आए। तो अपने टारगेट को आप सेट कर सकते हैं कितना भी चाहे, बट कोशिश करिए कि कट ऑफ से ऊपर सेट करके उसे अचीव भी करें। कट ऑफ से नीचे स्कोर आता है देन यू नो व्हाट टू डू, यू आर सपोज टू रिवाइज अगेन। और जब भी आप सेकंड टाइम देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेरियस पेयर्स आपको दिए हैं। लेफ्ट साइड में फिशिंग दिया है, विशिंग दिया है और स्मिशिंग दिया है, और राइट साइड में बताया कि फिशिंग किस तरीके से होती है, फोन के थ्रू होती है, विशिंग मेल के थ्रू होती है और स्मिशिंग एसएमएस के थ्रू होती है। तो द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया था ये। बेसिकली मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं और आपको बताता हूं डिजिटल पेमेंट्स। देखिए आजकल कोविड की वजह से ही कैश के अंदर पेमेंट कम होता है, ऑनलाइन चीजों को मंगवाया जाता है ज्यादा से ज्यादा और उसके अंदर जो पेमेंट भी किया जाता है वो ऑनलाइन ही किया जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स जो है वो काफी राइज हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग जो है उसके हम टारगेट ना बन जाए। फिशिंग इज कमिटिंग साइबर फ्रॉड थ्रू द ईमेल। तो फिशिंग किसके थ्रू होता है? ये ईमेल के थ्रू किया जाता है, जिसमें किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो ले ली जाती है। और जो विशिंग होता है, विशिंग एक्वायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू फोन्स। तो विशिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो फोन के थ्रू ली जाती है, फिशिंग के अंदर मेल के थ्रू ली जाती है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा हमारे इनबॉक्स के अंदर बहुत बार ऐसे मेल्स आते हैं कि आपने लॉटरी जीती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपने जीती हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। उसी तरीके से कॉल भी हमें किए जाते हैं, उन कॉल्स के ऊपर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मांगा जाता है, फिर ओटीपी वगैरह भेजा जाता है। तो उन सब चीजों से हमें काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन और ओटीपी तो खास तौर पर किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो ये जो है फिशिंग और विशिंग मैंने आपको बता दिया, रिवर्स करके दिया था तो यहाँ पे दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्मिशिंग में ध्यान रखिएगा, ये भी एसएमएस से है, ये भी एसएमएस से है, एसएम से ही शुरू हो रहा है। तो स्मिशिंग के अंदर क्या किया जाता है, एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। द अटैकर्स हियर पॉजेस इटसेल्फ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेन्युइन कंपनी। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, तो आपके पास ओटीपी आया होगा, हमें आपका आधार कार्ड को वेरीफाई करना है या फिर केवाईसी वेरीफाई करना है। तो नेवर गिव सच इंफॉर्मेशन, ओटीपी तो कभी भी नहीं देना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी कभी भी यहां पर नहीं देनी है, ठीक है। पीएच से फोन लग सकता है हमें, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेल, ध्यान रखिएगा। करेक्ट मैच नहीं है वो, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है क्योंकि देखिए इसमें जो गलती है उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे कि एसएमएस से एसएम से यहाँ पे स्मिशिंग आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो लग सकता है कि फोन जो है वो फिशिंग हो, लेकिन फोन का फिशिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसएम का एसएमएस स्मिशिंग से लेना देना है, ठीक है। सो आंसर विल बी सी हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आजकल इस तरीके के क्राइम जो है, साइबर क्राइम काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एक स्पीसीज को लेकर है। पूछा गया व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ कोआला सीन इन द न्यूज। तो कोआलास जो है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? द हिंदू के अंदर ही न्यूज थी। ऑस्ट्रेलिया जो है में लिस्ट ईस्ट कोस्ट कोआलास को यहां पर एंडेंजर ऑस्ट्रेलिया यहां पर रखने वाला है। लेकिन वैसे आप आईयूसीएन स्टेटस जो है वो बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया का नहीं पूछा मैंने आपसे, ऑस्ट्रेलिया का न्यूज में था, इस वजह से मैंने आपको बताया। कोआला जो है एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एक पर्टिकुलर, चारों में से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ये एक मार्सुपियल कैटेगरी का जीव है जो कि ज्यादातर यूकेलिप्टस ट्री लीव्स जो है उसी को ही खाता है और जो पेड़ होते हैं उस पे ही रहता है, ठीक है। तो ये मार्सुपियल्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि दूसरे अगर हम स्पीसीज की बात करें, कैंगरूज हैं, पॉसम्स हैं, ये सब कोआलास जो है उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैं एक बार आपको इसकी इमेज भी दिखाने वाला हूं। और अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की इसकी बात करें, सो इट इज अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। एट प्रेजेंट कहां पर आता है? वल्नरेबल कैटेगरी में। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द
करेक्ट आंसर। काफी स्लो स्पीसीज हैं, आपको देख के समझ में आएगा, आपने देखा भी होगा कई बार डिस्कवरी चैनल के ऊपर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन दूध गंगा प्रोजेक्ट। दूध गंगा प्रोजेक्ट को लेकर द हिंदू में आर्टिकल था, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी सही है। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के द्वारा लिया गया है, हो सकता है। द प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा के ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है। सोच समझ के आंसर करें। मैं टाइम आपका यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूं ताकि विद इन 10 सेकंड्स में आप इसका आंसर कर पाए। तो पर्टिकुलर राज्य जो है वो यहाँ पर नाम दिया गया, क्या इन दोनों के द्वारा ये शेयर बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और क्या कृष्णा रिवर जो वो इसमें इन्वॉल्व है, ये भी आपको बताना है। चलिए देखिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तो एक तरफ है कर्नाटका और महाराष्ट्र, बॉर्डर रीजन्स पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर हमेशा दोनों स्टेट के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। तो रियल टाइम डेटा रेनफॉल के ऊपर और वाटर रिलीज के ऊपर ये शेयर किया जाएगा। क्यों? देखिए, अगर रेनफॉल का डेटा और वाटर रिलीज का डेटा शेयर किया जाता है तो जो दोनों रीजन का कॉमन रीजन है, जो बॉर्डर एरिया वाला रीजन है, वहां पर ऑफकोर्स फ्लडिंग लाइक सिचुएशन से बचा जा सकता है। दूध गंगा प्रोजेक्ट जो है इन दोनों ही राज्यों का, तेलंगाना का नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटका का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है डेटा शेयरिंग को लेकर। दूध गंगा प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर दूध गंगा, जो कि किसकी है? एक ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की। द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बेनिफिट द एक्सटेंट ऑफ 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जो लैंड है, जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, जो दोनों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन जो बना रहता है, वहां पर लोगों को हेल्प करने वाला है। एज पर द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड द शेयर ऑफ कर्नाटका इज, इसके अंदर 4 TMC के आसपास दिया। खैर वो डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्ट ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, बिल्कुल ठीक है। दूध गंगा जो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जहां पर ये प्रोजेक्ट जो है लेकर आया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इट विल बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर दूध गंगा, प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बेनिफिट 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि यूना 4 के बारे में पूछा कि यूना 4 एक्सरसाइज जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, वो किस तरीके की एक्सरसाइज है? क्या वो नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एयर एक्सरसाइज है, या फिर नन ऑफ द अबव? बताएं। पहली ये एक्सरसाइज है इंडिया और EU के बीच में, और ये एक्सरसाइज जो करी जा रही है गल्फ ऑफ एडन के अंदर। सो फर्स्ट इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज ऑन इन द गल्फ ऑफ एडन। तो ध्यान रखिएगा किसकी एक्सरसाइज है ये? आंसर आपका हो जाएगा ए, नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और EU के बीच में करी जाती है। तो EU नेव 4, तो EU से तो आपको EU समझ में आ जाएगा, नेव से आपको नेवी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो EU नेव 4 EU नेवल एक्सरसाइज है, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी एंड 3 दूसरी नेवी इसमें शामिल है, जिसमें कौन कौन है? इटली शामिल है, इसमें स्पेन शामिल है, और इसमें फ्रांस शामिल है। दिस इज बीइंग डन टू इंक्रीज द विजिलेंस को बढ़ाने के लिए और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अरेबियन सी रीजन के अंदर इसको लेकर आया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, EU NAV 4 या फिर UNAV 4 करके आप इसे याद कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी नेवीज शामिल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहां से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, तो आपको इंडिया तो पता ही है यहाँ पर, उसके अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, किसी का नाम भी मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के बारे में पूछा कि फॉरवर्ड ऑस्मोसिस सीन इन द न्यूज इज यूज्ड इन, कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? फिल्ट्रेशन के अंदर, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? PIB से क्वेश्चन बनाया गया है। टाइम में आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? सी वाटर डिस्टिलेशन, अभी न्यूज में था, थ्रू सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ब्रिंग्स रिलीफ टू ड्रॉट प्रोन तमिलनाडु विलेजेस, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ रीजन है जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है, इसी वजह से सूखा पड़ रहा है। और आप जानते हैं इवन तो तमिलनाडु आपका एक कोस्टल राज्य है, लेकिन कोस्टल राज्य होने के बावजूद भी आप ये भी जानते हैं कि सी का पानी जो होता है उसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नमकीन पानी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसके ऊपर लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन उसकी कर देते हैं, तो आंसर वैसे आपका यहाँ फिल्ट्रेशन है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस है, इट यूटिलाइजेस स्पॉन्टेनियस वाटर ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फीड सलाइन वाटर टू ड्रा सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इन सिंपल लैंग्वेज,
जो डीसैलिनेशन होता है, मतलब नमकीन पानी में से जो नमक को अलग करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, वो इसके थ्रू किया जा सकता है। तो FO दैट इज फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, इसे सूटेबल माना जाता है किसके लिए? डीसैलिनेशन के ट्रीटमेंट के लिए। व्हेन FO दैट इज फॉरवर्ड ऑस्मोसिस इज यूज्ड एज अ प्री ट्रीटमेंट फॉर RO प्रोसेस, इट कैन मिटिगेट मेम्ब्रेन फाउलिंग को ये रोक सकता है, स्केलिंग प्रॉब्लम्स को रोक सकता है, और पानी को यूज करने के लिए आप कह सकते हैं कि या तो बेहतर कह सकते हैं कि बेहतर बना सकता है, या फिर उसे यूटिलाइज करने के लिए एक सही स्टेट के अंदर लेकर आ सकता है। चलिए, तो जब डीसैलिनेशन शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, और ये जो ड्राउट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर हो या फिर दूसरे रीजन के अंदर हो, उसे सोल्व किया जा सकेगा। खैर, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। यहां पर मैं एक बार आपसे, जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम, वो होता था शेड्यूल को बनाने को लेकर। बिकॉज ये चीज पता नहीं होती थी कि कैसे कैसे हमें अपने दिन को यूटिलाइज करना चाहिए, क्या क्या हमें दिन के अंदर पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो शेड्यूल को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस भी होते थे। शेड्यूल बनाकर, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप बनाते होंगे शेड्यूल, बहुत उसके ऊपर शिद्दत से काम करके फिर कुछ दिन उसे फॉलो करते होंगे, और फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती होगी, और वहां पर या तो आपको अपना शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे, या उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ता होगा, राइट। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पर से सिलेबस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि उसको कैसे कवर करना है, शेड्यूल कैसे बनाकर उसे कवर करना है, वो अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम इस तरीके से कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था, चाहे वो यहाँ पर 200 डेज का क्रैश कोर्स हो या फिर यूपीएससी का, जिसमें शेड्यूल आपको बना के दिया जाता है, ताकि किस दिन आपको क्या पढ़ाई करनी है वो आपको पहले से ही पता होता है, और डे वाइज आप तैयारी इसके अंदर कर सकते हैं। सो आई विश कि ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट करता होता, बट दैट टाइम आई सर्च्ड अ लॉट ऑनलाइन, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिली। तभी जब मैंने खुद एग्जाम इसको क्रैक किया, तो यहां पर मेरा फोकस यही था कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो बना के स्टूडेंट्स को दिया जाए, सो दैट शेड्यूल को लेकर एटलीस्ट उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनको पता है कि नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली उनके जो डे है, डे के अंदर जो असाइनमेंट्स है वो आ जाएंगे। जैसे हम स्कूल में जाते थे, जब हम कॉलेज में जाते थे, तो ऑलरेडी जो पीरियड्स होते थे वो पहले से ही प्री डिफाइन होते थे, ठीक है, कि क्या आपको अगले दिन पढ़ना है, क्या सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो फैकल्टी का काम होता था, राइट। तो हमें वहां पर सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी खुद से कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमें पढ़ाई ही नहीं करनी। एक तो पढ़ाई जो है यूपीएससी की, वो अपने आप में एक बहुत माउंटेनियस टास्क है, उसके साथ साथ अगर हमें शेड्यूल भी बनाना पड़े तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तभी यहां पर ये कोर्सेज जो थे वो बनाए गए, ताकि शेड्यूल जो है वो आपको ऑलरेडी बनाकर दिया जाए, सो दैट आपका सिर्फ काम इतना हो कि आप अपने डैशबोर्ड पर आए, उस डे को ओपन करें, जितने भी उस डे के अंदर वीडियोज हैं आप उसको वॉच करें, डेली का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करें, साथ ही साथ जो आपको एमसीक्यू क्विजेस उस दिन के हिसाब से ही ऐड करके दिए वो आप करें। सो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर लीजिएगा और समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हैं और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहां पर एनएचआरसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे एनएचआरसी न्यूज में आता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं कैन बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। मेंबर्स कैन नाउ सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, तो 3 साल का जो कार्यकाल है वो उनका रहता है। मेंबर्स की बात करी जा रही है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अभी न्यूज की डायरेक्ट किया है एनएचआरसी को कि आप बंगाल वायलेंस जो हुआ उसकी जो कंप्लेन्स हैं उसको एग्जामिन करें। अगर आपको याद हो, अभी भी एनएचआरसी भी न्यूज में था, क्योंकि एनएचआरसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत दी थी कि भाई जो कोविड-19 की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, उनकी बॉडीज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंश्योर करें कि जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेटअप्स हैं, वो इस तरीके से बॉडीज के साथ बिहेव ना करें, क्योंकि बॉडीज का भी अपना एक ह्यूमन राइट होता है। और अभी बंगाल वायलेंस के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उसके अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको संज्ञान में ले और इसकी कंप्लेंट्स को देखें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं आंसर को लेके। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक इंफोग्राफिक दिखा देता हूं। यहां पर राधर इन्फॉर्मेशन ही है सारी यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप चेयरपर्सन वाली कैटेगरी में देखेंगे, वैसे 1993 में चीफ जस्टिस हो सकते थे, लेकिन अभी 2019 में जब अमेंडमेंट किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर चेयरपर्सन हो सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी ठीक हो जाती है। और अगर हम बात करें, पहले यहाँ पर 5 years और टिल द एज ऑफ 70, तो 5/70 का रूल फॉलो किया जाता था, लेकिन अब 3/70 का रूल जो है फॉलो किया जाता है, जो कि यहाँ पर अगर आप सेकंड लाइन में देख, सेकंड ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर ठीक हो जाती, ठीक है। 3/70 का
प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, और एनएचआरसी के अंदर कौन होते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दक्षिणेश्वर टेंपल को लेकर है। पूछा गया दक्षिणेश्वर टेंपल के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज बिल्ड बाय रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इसे बनाया गया था। इट्स अ हिंदू नवरत्न टेंपल, ये क्या है, एक हिंदू नवरत्न टेंपल है। सोच समझ के आंसर करिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। द हिंदू के अंदर दिया गया था। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से, और खासतौर पे ऐसी चीजें जो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया जो कि करंट अफेयर्स में अपीयर होती हैं। तो यहां पर बात करें तो द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि दक्षिणेश्वर काली टेंपल एक हिंदू नवरत्न टेंपल है जो कि दक्षिणेश्वर के अंदर लोकेट करता है। तो यस, इट इज अ नवरत्न टेंपल। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये आपकी हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर लोकेट करता है, ठीक है। द प्रिसाइडिंग डीटी की बात करें, इसके अंदर प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द टेंपल इज भावतारिणी, ठीक है। भावतारिणी जो है, जो कि काली की ही एक फॉर्म मानी जाती है, वो यहां पर प्रिसाइडिंग डीटी है, जिनको कि यहां पे आदिशक्ति कालिका भी कहा जाता है, ठीक है। आदिशक्ति कालिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए यहां से भी पूछा जा सकता है, इसी वजह से कह रहा हूं कि जो स्क्रीन पे है सिर्फ उतना काफी नहीं है, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई जब आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो नोट्स अपने जरूर बनाइएगा, वो चीजें जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रही, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। द टेंपल वॉज बिल्ट इन 1855, 1855 में इसे बनाया गया था बाय रानी रासमोनी, ठीक है। एक फिलेंथ्रोपिस्ट थी, एक जो गॉडेस काली है उनकी डिवोटी थी, उनके द्वारा इसे बनाया गया था, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। टेंपल इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद रामकृष्ण एंड मां शारदा देवी, मिस्टिक्स ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल, उनके साथ एसोसिएट जरूर करता था, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया, रानी रासमोनी के द्वारा। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज एसोसिएटेड विद, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अभी न्यूज में थी, क्या है ये भी जानेंगे। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, स्पेस साइंस से, वायरोलॉजी से, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिएगा किस चीज से ये डील करती है, फिर हम यहां पर डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं। चलिए तो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो गेन ऑफ फंक्शंस है ये वायरोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। वायरोलॉजी के अंदर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली ऑल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब। तो क्या होता है, लैब के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऑल्टरेशन लाई जाती है, उसके जीन को चेंज किया जाता है, म्यूटेशन वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस करी जाती है, पैथोजन को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, हम उसको स्टडी कर पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि जो आपका पैथोजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है, साथ ही साथ क्या ट्रांसमिसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इट इज बिलीव्ड दैट दिस अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी पोटेंशियल थेरेपीज, जो आने वाली वैक्सीन हैं, जो थेरेपीज हैं, उसको स्टडी करने में हमारे रिसर्चर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन दैट मेक सर्टेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स मोर डेडली और मोर ट्रांसमिसिबल। तो यहाँ पे जो पैथोजेंस हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं ह्यूमंस के अंदर या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर स्टडी इसके अंदर करी जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आईसीजे को लेकर न्यूज में है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया, आईसीजे का जिक्र किया गया था। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा गया आईसीजे को लेकर, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। पहला कहता है कि यूएन के 6 ऑर्गन में से ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको बताना है करेक्ट क्या है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहां पर इंडिया के बारे में, इंडिया को एक्यूज किया गया रादर कुलभूषण जाधव केस के अंदर। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया आईसीजे के अंदर जो फैक्ट्स है उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। खैर ऑफ कोर्स पाकिस्तान है वो तो इस तरीके की बातें करेगा ही। हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आईसीजे कहां पर लोकेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नेदरलैंड के अंदर। और ये चीज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि
काफी सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में होते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसे कि फ्रेंच में कोर इंटरनेशनल दे जस्टिस कहा जाता है, समटाइम्स नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसीजे को क्या वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है या आईसीसी को वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो कि डिस्प्यूट को सेटल करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में। जैसे यहां पर कुलभूषण जाधव को लेकर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में किया जा रहा है, क्योंकि हमें जब मिस्टर जाधव का एक्सेस चाहिए था, पाकिस्तान उसको डिनाई कर रहा था। आईसीजे इज द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट जो कि एडजुडिकेट करता है जनरल डिस्प्यूट वेरियस कंट्रीज के बीच में। देखिए ओनली शब्द दिया गया, स्टेटमेंट बन के आ सकते हो, फिर लगेगा ओनली वाली स्टेटमेंट तो गलत होती है और हम इसे गलत कर देंगे। नहीं, गलत नहीं करना है, क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट ये ठीक है, क्योंकि अपने आप में आईसीजे एक अकेली ऐसी जनरल डिस्प्यूट बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वेरियस कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करती है विद इट्स रूलिंग्स, ओपिनियंस, जो कि यहां पर सर्व किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो योर आंसर विल बी ए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय आईएमएफ? आईएमएफ के द्वारा कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है? 3 नाम आपके सामने दिए, जीएफएसआर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि आईएमएफ को लेकर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया था। आईएमएफ ने प्रपोज किया है सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर, तो यहां पर इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर आर्टिकल दिया गया था, आईएमएफ के द्वारा लेकर आया गया। इस तरीके के आर्टिकल्स ही हम हिंदू एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। इंडिया का क्या सोचना है इसके ऊपर, इंडिया को ये कैसे इंपैक्ट करेगा, ये सब चीजें डिस्कस करी जाती है। आईएमएफ पब्लिशेस द फर्स्ट 2 रिपोर्ट्स, द थर्ड वन इज पब्लिश्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पहली रिपोर्ट जीएफएसआर जो है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ के द्वारा लेकर आई जाती है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा लेकर आई जाती है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड रिपोर्ट इसके द्वारा नहीं पब्लिश करी जाती। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम एक्टिवली रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को, और इस लेक्चर के रिवीजन के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज को भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बताएं फिशिंग। देखिए फिशिंग जो है एसएमएस से एसोसिएट करता है, लेकिन फिशिंग फोन से एसोसिएट नहीं करता है। लेकिन यस, विशिंग जो है वो ईमेल से एसोसिएट करता है। नहीं, देखिए विशिंग फोन से करता है, फिशिंग ईमेल से करता है। पहली जो 2 पेयर थे वो आपको इंटरचेंज करके दिए गए थे, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कोआलास के बारे में डिस्कशन किया था, इसके आईयूसीएन स्टेटस को लेकर। और आईयूसी मैंने आपको ये भी बताया था क्या है, मार्सुपियल्स हैं, जिस कैटेगरी के अंदर कैंगरूज आते हैं, और ये आपका वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था। देन हमने कोआलास से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था दूध गंगा प्रोजेक्ट को लेकर। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का प्रोजेक्ट है, जिसमें रेनफॉल या फिर जो वाटर रिलीज है उसका डेटा भी शेयर इसके अंदर किया जाएगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। देन हमने यू नैव 4 के बारे में जाना था। तो जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ईयू नेवल फोर्सेस शामिल होती हैं और इंडियन नेवी भी पहली बार इसके अंदर शामिल हो रही है। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड ऑस्मोसिस को लेकर था, जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और पीआईबी के अंदर दिया गया था। एफओ जो है स्पॉन्टेनियस वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करता है, और यहां पर एक प्रोसेस है जो कि ट्रीटमेंट करता है डीसैलिनेशन के लिए। चलिए इसके बाद हमने देखा था कोस्टल रीजन के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा शेड्यूल्ड वे में तैयारी करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में एनएचआरसी क्या रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, 5/70 या 3/70? यस, इट इज 3/70 नाउ। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो 2019 में जो अमेंडमेंट आई है वो इसमें चेयरपर्सन हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कशन दक्षिणेश्वर टेम्पल के बारे में हुआ था, किसके द्वारा बनाया गया था, नाम भी बताया था मैंने। इवन तो रामकृष्ण परमहंस जो थे इससे एसोसिएटेड थे, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया था, ये पर्टिकुलर रानी रासमोनी जी के द्वारा बनाया गया था 1855 के अंदर। हिंदू नवरत्न टेम्पल के तौर पे इसे देखा जाता है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था गेन ऑफ फंक्शन को लेकर, जो कि वायरोलॉजी में है, और यहां पर देखा जाता है कि कैसे जो वेरियस आपकी पैथोलॉजीज होती हैं उनको स्टडी किया जाता है, वैक्सीन्स को स्टडी किया जाता है, क्या थेरेपीज दी जा सकती है वेरियस पैथोजेंस के लिए, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव हुए थे आईसीजे के बारे में। हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है, हेडक्वार्टर इज इन, बताइए, जेनेवा के अंदर? नहीं, एक नेदरलैंड के अंदर, एंड वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आईएमएफ के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो आईएमएफ के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक,
जो है इसके द्वारा लेकर आई जाती है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हेरिटेज के द्वारा लेकर आया जाता है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आप मैराथन सेशंस देख रहे होंगे। मैराथन सेशन देखने का तरीका यही है, 50 क्वेश्चंस आपके मैराथन सेशन में होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का एक तरीके से मैराथन सेशन जो कि सैटरडे संडे आपका होता है, आपकी रिवीजन हो जाती है, साथ ही साथ आपका एक टेस्टिंग भी हो जाती है। आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि 100 में से कितना आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 60 की होती है। तो अगर 60 से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो आपकी तैयारी सही हो रही है। अगर 60 से कम का स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज का जो क्वेश्चन है वो वैसे लास्ट टाइम जो विनर है ईशा रावत ने करेक्ट आंसर दिया था। हक्की पक्की जो ट्राइब है उसके बारे में पूछा था, इसका लिटरल मीनिंग होता है बर्ड कैचर। और आज का जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको विनर चूज किया जा सके। और जो पीडीएफ आपको चाहिए वो भी आप मेल करके या फिर पर्सनली मुझे आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मेंस और इंटरव्यू के ये ग्रुप्स हैं, जो आप मेंस का आंसर है यहाँ सबमिट करिएगा, इंटरव्यू का इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर, और समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। सेकंड चैनल ये आपका है, और सेकंड चैनल के अंदर आप अगर आपको नहीं मिल रहा तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, अदरवाइज आप नेटमोक यूपीएससी लिखिएगा यूट्यूब के ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, क्योंकि सबसे पहले ये नेटमोक का जो फर्स्ट चैनल है उसको शो करता है, और फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेकंड चैनल, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद थर्ड चैनल को ये शो करता है। अपने आंसर को यहां पर मुझे बताइएगा कितना आपने स्कोर किया है। 6 की कट ऑफ थी, 6 से ज्यादा स्कोर किया है, 6 से कम स्कोर किया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जरूर बताइएगा। और जब आप सेकंड टाइम देखेंगे तो इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।